नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 6 JCERT के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के चौथे खंड के वीडियो को। अभी तक आपने 3 वीडियो देखे हैं। ये वीडियो जो आ रहे हैं ये आपको झारखंड बोर्ड द्वारा चलाई जा रही इतिहास, फिर भूगोल, फिर समाज, इन सभी पुस्तकों के सभी पाठ्यपुस्तक के सभी चैप्टर, सभी टॉपिक को आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि आपको जेटेट के पेपर 2 में SST टीचर यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक की परीक्षा के लिए लाभकारी होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हमारा झारखंड बोर्ड क्लास 6 का इतिहास का चौथा वीडियो है, जिसमें अध्याय 6 से शुरू कर रहे हैं। इसके 3 वीडियो और आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था, ये है आज का टॉपिक। पहले इसको समझते हैं, इसके आगे के चैप्टर्स को भी देखेंगे, कम से कम 2 चैप्टर कवर करेंगे। प्राचीन राज व्यवस्था, देखिए यहाँ समझाया गया है इस पाठ में कि राज व्यवस्था को समझने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए बच्चों को किन विधियों का आप प्रयोग करेंगे। पिता ने बच्चे को समझाया कि चुनाव है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो बच्ची सोचती है कि पहले के लोग कैसे राजा बनते थे। शासकों के चयन के बारे में इसमें बात की गई है कि 1952 ईस्वी से अब तक आम चुनाव के जरिए हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते रहे हैं, जो हमारे देश का शासन व्यवस्था संभालते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि प्रारंभिक गांव कैसे होते थे, लोग कैसे अपना जीवन गुजर बसर करते थे, क्या व्यवसाय करते थे और उनका खान पान का साधन क्या हुआ करता था, किस तरह के किस समुदाय के लोग रहते थे। आज हम देखने जा रहे हैं कि उन लोगों ने जब समाज की बस्तियों का निर्माण किया तो उसमें किस प्रकार से राज व्यवस्था को चलाना शुरू किया। हम आज जिन शासकों की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ऐसे शासक होते हैं, परंतु पहले ऐसे लोग नहीं थे। पहले राजा कहे जाते थे, और राजा जो है संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, जिन्हें शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। आज का जो चयन होता है, प्रतियोगिता प्रणाली होती है, वह अलग है, और पहले की प्रतियोगिता प्रणाली अलग हुआ करती थी। लगभग 3000 साल पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। जैसे आपने अगर रामायण पढ़ा होगा तो उसमें आपने अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना होगा। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ हुआ करता था जिसमें जो राजा था, जो अपने आप को सर्वशक्तिमान घोषित करने के लिए एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देते, और वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता जाता था, जिन जिन दूसरे राज्यों से होकर पार करता हुआ जाता था, तो उन राज्यों पर राजा का अधिकार मान लिया जाता था। उस घोड़े के पीछे राजा के सिपाही दौड़ते थे, और यदि किसी दूसरे राज्य के राजा ने उस घोड़े को पकड़ ली तो मतलब उसने राजा को चुनौती दे दी। घोड़े को रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। इसी प्रकार के अन्य भी यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ, यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। कोई भी युवराज जब राजा बन जाता था तो राजा बनने के बाद वह राजसूय यज्ञ करता था। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने यही राजसूय यज्ञ करवाया था, जिसमें उसने क्या बोलते हैं, सभी कौरवों को, सभी लोगों को बुलाया था। जहाँ आपने कहानी सुनी है कि जो दुर्योधन रहते हैं वो आपको पानी को ज़मीन समझकर उसमें गिर जाता है, और ज़मीन को पानी समझकर उसमें कपड़े को, वस्त्र को ऊपर उठा करके चलता है। तो इस प्रकार से कई सारी कहानियाँ पहले बनी हुई हैं। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन होता था। देखिए यहाँ बताया गया है, यज्ञ विशिष्ट पुरोहित संपन्न कराते थे। इसमें अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। मतलब जो जो राजा मान लिए हार, उन्हें बुलाया जाता था। वे लोग जिन्हें शूद्र समझा जाता था ऐसे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जाते थे। यज्ञ में समाज का कौन सा वर्ग भाग लेता था? तो ब्राह्मण लेते थे, क्षत्रिय लेते थे, ठीक है, और वैश्य भी कुछ हद तक रहते थे।
क्योंकि वह व्यापार सामग्री को लेकर के आते थे बिक्री करने के लिए। जनपद और महाजनपद के बारे में समझिए। आज हम लोग रहते हैं नगरों में, आज हम लोग रहते हैं गाँवों में, महानगरों में। पहले के समय में गाँव, नगर, ग्राम की तो संज्ञा बाद में आई है। यह ग्राम शब्द ही निकला है आपको जनपद से। देखिए, महायज्ञ करने वाले राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। जिसने यज्ञ किया उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई। अब वह जन का राजा ना होकर, यानी कि एक व्यक्ति के कबीले का राजा ना होकर एक पूरे गांव का राजा बनने लगा। और जनपद में कई छोटे छोटे जन शामिल थे, कई छोटे छोटे कबीले। उदाहरण के लिए पुरु एवं भरत को मिलाकर कुरु जनपद बनाया गया। लगभग 2500 साल पहले बड़े एवं शक्तिशाली जनपद महाजनपद में बदल गए। समस्त भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभक्त था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। महाजनपद 2 प्रकार के थे, एक गणराज्य एवं राजतंत्र। आज हम लोग किस में रहते हैं? गणराज्य में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली में था उसे संभवतः सबसे पहला गणराज्य माना जाता है पूरे विश्व में। गणराज्य महाजनपद में शासन समूह के द्वारा चलाया जाता था, जिसका चयन आम लोग करते थे, कोई भी राजा नहीं होता था। निर्णय लेने में बहुमत का आदर किया जाता था। उदाहरण के रूप में वज्जी का नाम लिया जा सकता है। राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन होता था, राजा का पद अनुवांशिक नहीं होता था। देखिए, इस तरह से एक चित्र बताया गया है। अनुवांशिक था, हाँ, राजा का पद जो है ना अनुवांशिक हुआ करता था राजतंत्रीय महाजनपद में। गणतंत्रीय में चुना जाता था। ऐसी अवस्था थी कि राजा की मृत्यु के बाद सामान्यतः उसका बड़ा पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद की बात की जाए, जब ये समय की बात की जा रही है, तो आपको मगध का नाम आता है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब इसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनों की बात कर लें तो वर्ण के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा। देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे के वीडियो को जरूर देख लें। पीछे के वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं। इस समय की सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। वर्ण का मतलब होता है जाति। अगर कहा जाए तो उस समय के लोग जातियों में बटे हुए थे, लेकिन इस जाति का आधार जन्म नहीं था बल्कि कर्म था। अर्थात जो जिस कर्म को करता था वह उस जाति से माना जाता था, न कि जन्म लेने के आधार पर। मानचित्र 3 की सहायता से बताइए कि झारखंड किस तत्कालीन महाजनपद का हिस्सा था। यदि आप देखेंगे इस महाजनपद को तो देखिए, मगध महाजनपद दिख रहा है बीच में और झारखंड इसी के आसपास है। तो झारखंड जो है मगध और अंग के बीच में था। ठीक है, झारखंड जो है मगध और अंग के बीच में था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का आधार अब जन्म हो गया। धीरे धीरे लोग 4 वर्गों में बंट गए। प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित था। देखिए, ये कार्य जरूर देख लीजिए एक बार, कभी कभी इससे क्वेश्चन उठा करके दे देता है कि ब्राह्मण का क्या कार्य बता दिया गया? अध्यापन यानी पढ़ाना व यज्ञ पूजन कर्म, इनका प्रमुख कार्य। क्षत्रिय को क्या कार्य दिया गया कि इस वर्ग में शासक आते थे, इनका कार्य शुद्ध युद्ध करना और प्रजा की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना था। वैश्य का कार्य बोला गया तो इस वर्ग में कृषक, पशुपालक व व्यापारी आते थे। शूद्र की बात की जाए तो इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। ब्राह्मण और क्षत्रिय को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों एवं महिलाओं को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो आपको ऐसा भी दे सकता है कि 4 पॉइंट लिख दे और बोले कि इनमें से कौन सी महाजनपद काल की या कि वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक काल की विशेषता नहीं है। तो आपको यह समझना है। इसके अलावा मानव जीवन में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का महत्व मिलता है। अब ये पूछा जाएगा आपको कि मानव जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद या किस ग्रंथ से मिलता है? तो जाबलोपनिषद।
ध्यान दीजिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। जाबलोपनिषद से हमें पता चलता है इन 4 आश्रमों का। 4 आश्रमों के अनुसार 100 वर्ष की आयु के जीवन में 25-25 वर्षों में सभी आश्रम को बांट दिया गया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और फिर संन्यास आश्रम। धार्मिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इस युग की संस्कृति में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए देवताओं की पूजा की जाने लगी। आपने इसके पहले पढ़ा था कि कोई वैसी देवताओं के नाम नहीं आया था। हम लोग मातृदेवी देखे हैं, पशुपति देखे हैं, लेकिन यहाँ कई नए देवता हैं जिसमें कि विष्णु एवं शिव प्रमुख देवता थे। यज्ञ के विधि विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा और जादू टोने, प्रेतात्माओं आदि में विश्वास बढ़ने लगा। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान मिला। इस समय तप, त्याग तथा संन्यास पर विशेष बल दिया गया। आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम और कृषि का महत्व अधिक हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था, ना कि पशुपालन पर आप टिक मारेंगे। इसका कारण क्या था? कारण में पूछ दिया जाए तो आप जान लीजिए लोहे का प्रयोग, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो लोहे का उत्खनन होना शुरू हुआ तो लोहे से बनने लगा हल, लोहे से बनने लगे औजार, लोहे से बनने लगे बर्तन। इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाए, सबसे पहला साक्ष्य एटावा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है ना? अतरंजी खेड़ा नामक बहुत प्रसिद्ध स्थल है जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व है। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आने लगा। लोहे के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन आसानी से जोती जाने लगी और खेती रोपण विधि से शुरू हुई। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुओं के साथ नहरों का प्रयोग होने लगा। इस समय कौन कौन सी फसलों के साक्ष्य मिले हैं? तो जौ, चावल, गन्ना, सरसों आदि प्रमुख थे। उस समय समाज में पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। कई लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिनमें सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है। इन बर्तनों को चित्रित धूसर मृदभांड या चित्रित धूसर पात्र के रूप में कहा जाता है। पूछा जाएगा चित्रित धूसर किस लिए, किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में पाए गए मिट्टी के बर्तनों के लिए। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कृषि कर को भाग कहा जाता था। पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में भाग क्या है? जमीन की उपज से मिलने वाला हिस्सा, लगान के रूप में उगाई गई राशि, या फिर क्या? तो कृषि कर को भाग कहते थे। जो व्यक्ति जमीन से उपज करके अपना किसान मान लीजिए 100 किलो उगाया तो उसमें से 40 किलो अगर सरकार को दे रहा है, या मान लीजिए 30 किलो सरकार को दे रहा है, 20 किलो सरकार को दे रहा है, तो यही उसका भाग कहलाया। पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को उपकर के रूप में राजा के लिए 1 दिन काम करना पड़ता था। कितने दिन काम करना पड़ता था? 1 दिन। अगर मगध या वज्जी महाजनपद का एक परिचय हम देख लेते हैं कि मगध या वज्जी महाजनपद जो था वह कैसा था। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण माने गए हैं कि पहले यह गंगा बेसिन में स्थित था। दूसरा, जहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थीं, इतनी उपजाऊ जमीन थी यहाँ पर कि बहुत सारे फसलें यहाँ उगती थीं। तरह तरह के जीव जंतुओं से भरा हुआ एक बड़ा सा विशाल जंगल था, जिसलिए इनको
विशाल सेना बनाने के लिए हाथी, घोड़े जैसे जानवर आसानी से मिल जाते थे। खनिज संपदा से भरी हुई ज़मीन होने के कारण तरह-तरह पर यहाँ पर लोहे की खान भरी हुई थी। तो देखते हैं क्या-क्या लिखा हुआ था। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और जल ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, जिससे राजा को अधिक आय होती थी। दूसरा, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता वाले जंगलों से भरा था। इसमें छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। लकड़ियों से घर, रथ और गाड़ियां बनाई जाती थी। तीसरा, मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया हमारे देश भारत पर, तो उसने यहाँ के 4 स्थलों को अपने सेनापति को छोड़कर वापस वह चला गया। वह घटना कुछ ऐसी है कि कहा जाता है कि सिकंदर ने जब यहाँ आक्रमण किया तो उस समय उसका सामना सबसे पहले झेलम नदी के किनारे पंजाब के राजा पोरस से हुआ। पोरस के साथ सिकंदर के युद्ध को हिडैप्सस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ। पोरस पकड़ लिया गया, सिकंदर के दरबार में पेश किया गया तो सिकंदर ने एक महत्वपूर्ण डायलॉग कहा जो आज तक फेमस है। बोलो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पोरस का जवाब था, तुम मेरे साथ वही सुलूक करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बात को सुनकर सिकंदर के मन में एक परिवर्तन आया। उसने आगे युद्ध करना छोड़कर वापस वह बेबीलोनिया की तरफ चला गया, बगदाद की तरफ। कहते हैं जाते वक्त उसने अपने जीते हुए 4 इलाकों, जिसे एरिया, एराकोसिया, गैंड्रोसिया और परोपनिषदी कहते हैं, इन 4 इलाकों को उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकोटर को सौंप दिया। सेल्यूकस निकोटर बहुत शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली सेनापति था। और उसी के दरबार का मेघास्थनीज उसी के दरबार में रहता था, सेल्यूकस निकोटर के दरबार में। सेल्यूकस निकोटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया। युद्ध करने में सेल्यूकस निकोटर को पराजित कर दिया। सेल्यूकस निकोटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। कहते हैं हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे पहला फॉरेन विवाह है, विदेश विवाह है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप सेल्यूकस निकोटर ने उन 4 प्रदेशों को दे दिया, एरिया, एराकोसिया, गैंड्रोसिया और परोपनिषदी। ये इलाके कौन कौन थे? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। इन 4 इलाकों को उसने दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेल्यूकस निकोटर को बदले में 500 हाथी दिए। वो 500 हाथी इसी झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य चांडिल डैम के बगल के जंगलों से उठा करके दिए। ऐसी एक कथा है जो इतिहास में देखने को मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कि मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। चौथा, मगध का अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध था जो उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायक था। मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए थे। बिहार में राजगृह, वर्तमान में राजगीर जिसको कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज के पटना को राजधानी बनाया गया। आप बता सकते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस महान राजा ने की थी और वह किस वंश से संबंधित था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग कमेंट करें, फिर मैं बताऊंगा। यह कार्य शिशुनाग वंश का राजा कालाशोक ने किया था। नंद वंश के एक महत्वपूर्ण शासक महापद्म नंद थे। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के शासनकाल में मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश का अंतिम सम्राट शासक कौन बना? तो अशोक बना। अब वज्जी की बात कर ले रहे हैं। वज्जी विदेह, वज्जी की राजधानी विदेह को कहा जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यह कुल 8 गणों का संघ था। 8 गणों का संघ था जिसमें कुल 3 कुल विदेह,
वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। विदेह, वज्जी और लिच्छवी प्रमुख थे। संघ के कई शासक होते थे जो सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शासन की नीति तय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे चर्चाएं करते थे। ध्यान दीजिएगा कि इस में स्त्रियों, दास और कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। गण शब्द का प्रयोग केवल कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ अर्थात संगठन या सभा। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। अजात शत्रु ने वज्जी को जीतकर मगध में मिला लिया। पूछा जाएगा कि किस शासक ने वज्जी को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था, तो नाम आएगा अजात शत्रु। इस प्रकार आपका 6ठा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, 6ठा अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। देखिए, उत्तर वैदिक काल के कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया, आप समझिए कारण को, मतलब निकालिए इससे। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया था, इसका उत्तर निकालिए। विश्व के 5 गणतंत्रीय देशों की सूची तैयार कीजिए। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। अगला अध्याय जो रहेगा नए धर्मों का उदय, इसे हम लोग अगले खंड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।